हाँ भाई, हमने कल पढ़ाया था बजट के बारे में बता दिया था, राइट? हमने बजट के बारे में क्या बताया था, बताओ सुधीर, क्या बताया था? लिखवाने वाला पार्ट है ना, ये बजट के बारे में बताया था, राइट? ये बजट के बारे में जो भी कहानी है। नाउ कम्स अ टॉपिक डेफिसिट। राइट डाउन डेफिसिट। लिखवाओगे नहीं बजट में? लिखवाया नहीं था आप लोगों? ये जो 3 ग्राफ्स हैं, ये बुक में बने हुए हैं, रेफर देम। ओके, लिखवाने जैसा है नहीं इसमें कुछ, बता ही दिया, समझा दिया। लिखवाने वाले वो भी लिखवा रहा हूँ। इस बुक से बाहर ना पढ़े ना इसको। हाँ, इस बुक से बाहर ना पढ़े ना इसको। इस बुक से बाहर ना पढ़े, तुम इस बुक को पढ़ो। मतलब आपके 10 CAPF के लिए। हाँ, CAPF के लिए भी बता तो रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। इतने इको काफ़ी है, साथ में करंट का इको कर लेना, ठीक है? करंट की स्कीम्स होती है ना, स्कीम्स वगैरह, रेफर देम। जैसे E-Rupee यस, स्कीम्स आती है, पीडी में ही आती है, वही सेम टू सेम मामला। वही पढ़ लिया ना बस। बस ठीक है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। ओके, डेफिसिट क्या होता है? ओए, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट इज बेसिकली कमी बढ़ना, ठीक है? वैसे समबडी आस्क क्योंकि भाई बजट डेफिसिट क्या है? हाँ भाई, एनीबडी, बजट डेफिसिट। पहले मुझे नॉर्मल बताओ कि तो इसमें मामला आता है आपका जनरल बजट में कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे कहते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है? किसे भैया? इस चीज को टोटल रुपए आने वाले में से टोटल रुपए जाने वाले को माइनस कर दो, समझ आ रही है? रिसीट्स में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो आएगा बजट डेफिसिट, समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसमें बजट डेफिसिट क्या होगा नॉर्मली? इट मस्ट बी जीरो। क्यों जीरो क्यों होगा? क्योंकि उधारी भी हमने ऐड कर दी और जो नॉन उधारी है वो भी ऐड कर दी, रेवेन्यू रिसीट्स, समझ आ रही है? जो उधारी ली वो भी हमने ऐड कर दी, जो नहीं ली वो भी हमने ऐड कर दी। सेम चीज, जो खर्चा हमने उधारी करके किया वो भी ऐड कर दिया, एंड जो नॉर्मल किया वो भी ऐड कर दिया, तो फाइनली मिला के तो जीरो हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उधर कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट, राइट? सारा तो वो पार्ट ऐड कर दिया, ये वाला पार्ट तो जीरो आएगा ना, तो उसको कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बजट डेफिसिट इज ऑलवेज जीरो, कीप दिस इन माइंड। बजट डेफिसिट इज ऑलवेज जीरो। बट एक टर्म आती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ टोटल बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। जितनी हमने उधारी ली, ठीक है, जितनी हमने उधारी ली, अमाउंट ऑफ बोरोइंग एंड टोटल लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज आर इन फिस्कल डेफिसिट, कि हमें उधार लेना पड़ा, हमारा रेवेन्यू इतना पूरा नहीं पड़ा हमारे एक्सपेंडिचर के लिए, समझ आ रही है? तो फिस्कल डेफिसिट इज नेवर जीरो, बट बजट डेफिसिट इज जीरो। राइट डाउन डेफिसिट लिखो, डेफिसिट की डेफिनेशन लिखो, डेफिसिट लिखो, डेफिसिट मींस शॉर्टेज। डेफिसिट मींस शॉर्टेज, दैट इज shortage of money for expenditure, shortage of money for expenditure. The gap between receipts and expenditure is called deficit. समझ आ रही है? Receipt and Expenditure is called deficit. हेडिंग डालो बजट डेफिसिट। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, है ना? समझ आ रही कहानी? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, अब उसमें लिख लो अलग से, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाना, कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है? माइनस ऐसे लगाना ब्रैकेट के साथ। क्या जो रिसीट कह रहा वो मतलब कमाया हुआ? एक्सपेंडिचर पहले आ जाएगा। हाँ बोलो। रिसीट कमाया हुआ पैसा है ना? रिसीट हाँ, एक्सपेंडिचर पहले आएगा, है ना? एक्सपेंडिचर रिसीट माइनस करें। रिसीट क्या होता है? जो आ रहा है हमारे पास पैसा। अब एक तो रेवेन्यू वाला है,
जिसमें हम लाइबिलिटी नहीं है, जो कमाने वाला पार्ट है, राइट, टैक्स वगैरह ये सब, तो ये रेवेन्यू वाला पार्ट है। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ, जिसमें हमें वापस पैसा नहीं, सरकार को वापस नहीं देना। एक है कैपिटल रिसीट, जिसमें उसको वापस, जैसे लोन उठाया तो देना पड़ेगा उसको। गवर्नमेंट ने कुछ भी स्कीम से पैसा दिया। यस, कोई भी लोन वगैरह इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग करके लिया तो वो करके जो पैसे ले वो कैपिटल रिसीट्स आ जाएंगे। मतलब ब्याज, ठीक है, हाँ, ब्याज होगा ना। दो टाइप की रिसीट्स होती हैं, डेट कैपिटल रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। डेट वाली होती है जिसमें ब्याज देनी पड़ती है, ओके, और डेट वाली ही, जो डेट वाली रिसीट्स हैं, सुन लो इधर, जिसमें ब्याज देनी पड़े, डेट वाली रिसीट, वो फिस्कल डेफिसिट होता है। ओके, फिस्कल डेफिसिट इज आपने जितना की, जो दूसरी नॉन डेट वाली, वो क्या है, वो तो सिंपल सी है। जीरो बॉन्ड। एक तो जो आपने स्टेट को लोन दिया था वो अगर वापस आ रहा है वो भी कैपिटल रिसीट है, और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें उसको कोई डेट थोड़ी, उधारी थोड़ी करनी पड़ रही है एक तरीके से, बट टू वे ट्रांजेक्शन है, बट डेट वाली में उधारी है, वो आपका फिस्कल डेफिसिट है। समझ आ रही है कहानी? तो ये क्या लिखा है, फिस्कल डेफिसिट लिखा आपने वो डेट क्या बोला था आपने, डेट और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेट कैपिटल रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट में आती है दो, डिसइन्वेस्टमेंट, पीएसयूज, और रिटर्निंग ऑफ लोन्स। जो लोन्स हम देते हैं स्टेट्स को, रिटर्न जब कर देते हैं, वो हमारी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं, राइट। और दूसरी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज और गवर्नमेंट शेयर्स, राइट। तो ये कहानी है। फिस्कल डेफिसिट हेडिंग डालो, फिस्कल डेफिसिट। क्या जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोन देती है, हाँ, ये एक्सटर्नल बोरिंग में आ गया, डेट कैपिटल रिसीट होगी, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है इनको, वो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट IMF से लिया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें उनको, लो होता है इसलिए हम ले लेते हैं। तो वो अमाउंट इतना बड़ा होता है। हाँ, वो ज़्यादा देते हैं, राइट। एक और चीज कहानी बता दूँ इसकी, कि क्या होते हैं, हाँ, समटाइम्स वी गेट ग्रांट एंड एड्स विदाउट एनी लोन एंड वगैरह, ये रेवेन्यू रिसीट्स में आ जाए। ग्रांट एंड एड्स में हमें कुछ देना नहीं है वापस, ग्रांट एंड एड्स ह्यूमन देता वो नहीं है। यूएन या बड़े कंट्रीज जो हमारे, जैसे हम लोग देते हैं नेपाल भूटान को, छोटे छोटे कंट्रीज को, तो कोई बड़े कंट्रीज अगर हमारे यहाँ पे डिजास्टर जैसे अभी आया था, कोरोना वाला सीन हुआ था, तो लोगों ने क्या कहा, ग्रांट्स आई थी वो फंड में हाँ, PM फंड में आया था। तो भी ये क्या जो ग्रांट से रेवेन्यू रिसीट्स में ही, ठीक है। ट्रांजैक्शन है। फिस्कल डेफिसिट लिखो, फिस्कल डेफिसिट लिखा। फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली amount of borrowing and other liabilities. Fiscal deficit is basically the amount of borrowing and other liabilities. समझ आ रही है रे? Amount of borrowing and other liabilities. That is the total debt capital receipts forms the fiscal deficit. समझ आ रही है कहानी? That's the total. दैट इज टोटल डेट कैपिटल रिसीट। डेप्ट जो होता है, डेप्ट, राइट, डेट बोलते हैं उसको। डेट कैपिटल रिसीट्स फॉर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जितना आपने रुपया लिया उधारी के लिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट में आएगा। समझ आ रही है इतनी सी बात? एक टर्म होती है प्राइमरी डेफिसिट, हेडिंग डालो प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन डेफिसिट है जो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है भाई? प्राइमरी डेफिसिट होती है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। पिछले साल की जो इंटरेस्ट थी लोन पे, लोन लिया ना हमने पिछले साल का, तो उसकी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। तो इस बार हम जब इंटरेस्ट दे दा के जो लोन बचता है, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। लिख लो, इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या तो भैया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें लिख लो डेफिनेशन में, इट इज अ मेजर ऑफ, इट्स अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ करंट ईयर्स फिस्कल ऑपरेशन, इट्स अ मेजर ऑफ करंट ईयर फिस्कल ऑपरेशन आफ्टर excluding the liability of interest payment, after excluding the liability of interest payment created due to borrowing of the past. समझ आ रही है? Created due to borrowing of the past. Due to borrowing of the past. अब बात आती है, हाँ बोलो बोलो बोलो, फटाक से बोलो। जैसे कोई कंट्री है वो लोन लिया उसने IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से, हाँ, एक्सटर्नल बोरिंग करी उसने, हाँ, और फिर वो नहीं चुका पाया,
ओके नहीं चुका पाया, फिर क्या होता है? उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, उसको चुकाना पड़ेगा। IMF वगैरह ये सब उन्हीं को लोन देते हैं जो उनके मेंबर्स होते हैं। नहीं हो गया कि अब नहीं चुका पाए ओके तो उसको कुछ ना कुछ लीज पे देना पड़ जाएगा। जैसे चाइना लोन देता है ऐसे अपने BRI प्रोजेक्ट में, तो नहीं चुका पाते हैं, डेट ट्रैप हो जाते हैं, राइट, डेट ट्रैप। तो वो उनका पोर्ट वगैरह जैसे श्रीलंका कोई भी भम्बन टोटा पोर्ट ले लिया ना उसने लीज पे, चाइना तो कोई ना कोई उसको एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1991 में हमने जब लोन लिया था अपने किसके लिए, अपने जब हमने 1991 में when we took the loan for our forex reserve prices जो हमारे यहाँ पे हो गए थे, we took the loan from IMF and World Bank, तो उन्होंने बदले में क्या मांगा हमसे कि अपनी इकोनॉमी ओपन कर दो, स्ट्रक्चरल चेंजेस मांगे। ऑल्दो वो इंडिया के हित में ही थे, बट वो एक कहीं ना कहीं फोर्स थे, हमारी मर्जी से नहीं थे वो, ठीक है। वो IMF की देन है हमारे लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स गुड। बस ओपन इकोनॉमी मतलब ग्लोबलाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन ना लगाना MNC को यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए, समझ रही है। बाहर की कंपनी यहाँ पे आएंगी, कंपनी बनाएंगी, तो ये बेसिकली हम सोचते हैं कि लाइक हमारी कंपनी का सामान लोग खरीदे यहाँ पे, राइट। आजकल तुम कोई भी फोन खरीदते हो उसमें कहीं ना कहीं लाइक बाहर का सामान लगा हुआ है, जैसे चाइना का माल हर जगह, मतलब छोटी छोटी चिप्स वगैरह, राइट। सो वही चीज़ है। तो हमने पहले क्लोज्ड इकोनॉमी कर रखी थी। वी डिडंट वांट काइंड ऑफ दैट थिंग, वी वांट आवर इंडस्ट्री टू बी प्रॉस्पर। व्हाई? आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस से बिफोर हमारी क्या क्या पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, हमारी इंडस्ट्री एकदम खत्म कर रखी थी। तो वी वांटेड कि हमारी इंडस्ट्रीज पहले पन पे ऊपर आए, उसके बाद हम ओपन इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हमने ऐसा सोचा तो इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉरेक्स का हमारे पास क्रंचेस हो गया। तो क्रंच हुआ तो फॉरेक्स रिजर्व लाने के लिए हमने इकोनॉमी खोली। फॉरेक्स मतलब बाहर का डॉलर इंडिया में कब आएगा, जब वो लोग हमारे यहाँ पे प्रॉपर ठीक से ट्रेड करेंगे। जैसे टूरिस्ट भी आते हैं ना यहाँ पे, वो भी एक फॉरेस्ट रिजर्व का वो है, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट है बेसिकली, इट्स एक्सपोर्ट। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर दिस वन टूरिज्म, एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं हम। हमने अपनी चीज बेची, उन्होंने हमको डॉलर दिया, इट्स एक्सपोर्ट। कोई पूछे व्हाट इज टूरिज्म, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग। एक्सपोर्ट समझते हो क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मंगाना, एक्सपोर्ट भेजना। तो हम डॉलर ही तो ले रहे हैं उनके बदले, जो भी वो लोग करेंसी देते हैं हमको यहाँ पे आके, एट द एंड दे आर जस्ट चेंजिंग, दे आर गिविंग देयर मनी टू अस। दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द टाइम्स लाइक जो पीपल टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, सर एक मैम प्लीज एक फोटो, मैम को ही पकड़ते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। बेचारे बस तुम इंडिया का, वही इंडिया का नाम खराब होता है इससे। अब वो अपने दोस्तों को बताएगा, वो कल को सोच रहा होगा कि मैं जाऊंगा, वो नहीं जाएगा, राइट। तो बी अवेयर ऑफ दिस। टैक्सेशन, द कॉन्सेप्ट इज टैक्सेशन। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ऐसे शांत हो आज थोड़े से, हाँ? अभी तो स्टार्ट हो गया। खत्म भी है। टैक्सेशन, हाँ, डेफिसिट खत्म, बजट खत्म। बजट के वो 3 डायग्राम अच्छे से याद कर लेना, उनको समझाना था, समझा दिया था कल ही, ठीक है। वो बेसिकली दीज आर नोट्स, राइट, अच्छे से दिया हुआ है। तुम्हारे पास कहाँ है शंकर गणेश, है ना? लेकिन हाँ मैं ले लूँगा। अच्छा नहीं परचेस कर लो उसको, परचेस। इंपॉर्टेंट बुक है, इजी बुक है। NCERT चाहो NCERT कर लो, मैक्रो वाली 12th की 2 NCERT, माइक्रो मैक्रो करना, ये मैक्रो ही है। शंकर गणेश ये मैक्रो ही, बट फर्क क्या है, ये थोड़ी इजी लैंग्वेज में, वो थोड़ा हैवी पार्ट है उसमें, इसलिए आई प्रेफर दिस बुक। भैया मैं कह रहा था ये तो कोई भी किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं ला पाया शंकर गणेश, वो दिमाग में ही नहीं रही। कोई नहीं। टाइप ऑफ टैक्सेशन, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है सुधीर? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और थर्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन। शायद फर्स्ट वाला वैसा होगा, जितना कमा रहे हो उस हिसाब से होगा, ज़्यादा कमा रहे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अर्निंग, देखो प्रोपोर्शनल में सीन क्या होता है, ये टैक्स रेट और ये टैक्स बेस। टैक्स बेस क्या होता है भाई? टैक्स बेस वो चीज होती है इस पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स बेस है, उस पर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक गुड्स एक्साइज ड्यूटी, मतलब जिस पे भी टैक्स लगाया जाए, सर्विसेज गुड्स टैक्स बेस, समझ आ रही कहानी? तो जब इनकम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ टैक्स बेस इज इनकम एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की बात हो रही है, सपोज कोई बंदा कमा रहा है 10,000 रुपये, कितने कमा रहा है? 100 ही लगाते हैं, चलो 10,000 लगा देते हैं। कोई बंदा कमा रहा है 10,000 रुपये और कोई बंदा कमा रहा है
1 लाख रुपए। समझ आ रही है? कोई बंदा कमा रहा है 10 लाख रुपए और कोई बंदा कमा रहा है 1 लाख रुपए। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन ये कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स बेस, एक फ्लैट रेट लगाएंगे हम कि तनख्वाह कितनी भी होगी, बोला इनकम टैक्स पे 10% लगेगा। क्लियर? ठीक है। तो इसमें टैक्स रेट सेम होता है, लेकिन जो टैक्स अमाउंट आता है वो डिफरेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? तो इस पे कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। इस पे कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। तो बेसिकली देख रहे हो तुम कि बेशक टैक्स रेट सेम है बट टैक्स अमाउंट ज्यादा है। आ रही बात समझ में? लेकिन इससे क्या है, इससे कहीं ना कहीं पंगा ये हो रहा है कि जो बड़े वाले लोग जिनकी तनख्वाह ज्यादा है वो ठीक से इक्वालिटी प्रमोट नहीं हो रही है। तो उसके उल्टे में क्या आया? इक्वालिटी मतलब कि ज्यादा टैक्स नहीं दे रहे हैं वो, ये तो 10% ही तो दे रहा है एक तरीके से, हाँ है ना? बेशक टैक्स अमाउंट ज्यादा है, नो डाउट इन दैट, बट अगर हम टैक्स रेट बढ़ा दें विद इंक्रीज इन इनकम तो और भी ज्यादा पैसा आएगा सरकार के पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 1000 कमा रहा है उसको बोलेंगे 10%, और कोई बंदा 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख बेसिकली, उसको बोलेंगे 20%। तो कितना आ जाएगा, है ना? और इसका 1000 आया ना थोड़ा सा। तो इक्वालिटी की जब बात होती है, इक्वालिटी प्रमोट करने की बात होती है, प्रोग्रेसिव यानी टैक्स रेट बढ़ता जाता है। ऐसा होता है? बिल्कुल, यस, इनकम टैक्सेस में है ये, देखा नहीं है लिमिट। ऐसी तो होता है। इनकम टैक्स में यही चीज हो रही है, आपकी अगर सैलरी कुछ से ज्यादा है तभी आप टैक्स दोगे, इतना टैक्स दोगे ऐसे करके, ठीक है? दिस इज, और अगर कुछ बिलो है तो उसमें एक टैक्स लगेगा ही नहीं। जो भैया भी इस बजट में आया है, देयर आर डिफरेंट अमाउंट्स, ठीक है? नो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होता रहता है। मेन चीज है ये, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में होता क्या है। ये आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए होता है, ताकि जो ज्यादा कमा रहे हो ज्यादा टैक्स दे, जो कम कमा रहे हो कम टैक्स दे। बेसिक है दिस, समझ आ रही है कहानी? अगला आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव उल्टा ही समझ लो, अगर कोई 1000 कमा रहा है वो देगा 10%, और कोई 10 लाख या कितना था 1 लाख कमा रहा है वो देगा 5%। कितना हो जाएगा? भैया इसका तो हो गया आपका 5000 रुपये, रुपए वाले का होगा 100 रुपये। 1000 था क्या? हाँ भैया। अच्छा, इसमें 1000 था, ओके, 10,000 कर लो, ठीक है? तो ये सीन समझ रहे हो, ठीक है? तो सीन समझो कि यहां पे बेशक टैक्स रेट कम है, लेकिन भैया पैसे तो ज्यादा ही आ रहे हैं एक तरीके से, समझ आ रही है? तो इसमें यह है कि क्यों भाई जो ज्यादा कमा रहे पैसा ज्यादा क्यों दे, ज्यादा तो है ही, बट इतना ज्यादा क्यों दिलवा रहे हो, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो रिग्रेसिव में क्या करते हैं, टैक्स रेट बेशक कम हो जाता है, टैक्स रेवेन्यू तो हमेशा ज्यादा ही आएगा। एक चीज दिख रही है नहीं बार बार? तो दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। समझ रही हो? लिखो इसको फटाक से। अभी जैसे कि जो हमारी सरकार पैसे देती है, एक इनकम देती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगता है उसमें। और ये तीनों भी यूज होते हैं नहीं होते? प्रोग्रेसिव लगता है, प्रोग्रेसिव लगता है। प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं फिर यूज? ध्यान से सुनना, देखो सीन क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहीं ना कहीं किस पे लग रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगता है इनकम टैक्स पे, यानी डायरेक्ट टैक्सेस पे, जहां पे सरकार डायरेक्ट टैक्स ले रही है। अभी बताएंगे व्हाट डू यू मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो वहां पे प्रोग्रेसिव लगता है। जैसे इनकम, एक एग्जांपल बता रहा हूं अभी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे टॉफी है, आपने टॉफी खरीदी, टॉफी पे सब कुछ टैक्स लिखा होता है, लेकिन जीएसटी वगैरह ये सब। अब जो कोई भी खरीदे, आप चाहे उसको अंबानी साहब खरीदे, चाहे एक सबसे छोटा इंसान खरीदे, लगेगा तो उस पर कितना टैक्स? सेम टैक्स। समझ आ रही है? सो वहां पे प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है। लेकिन अब इसके लिए भी इन्होंने क्या करा कि अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, है ना, थोड़ा भी और बढ़ा उसके लिए। तो उन्होंने क्या करा, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे कम टैक्स लगाया। अब अमीर आदमी है तो अमीर, लग्जरी कौन भोगेगा? अमीर। तो लग्जरी गुड्स जो हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाया। जैसे कार 28% लगाते हैं लोग, फॉर्च्यूनर वही। समझ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट डाउन दिस, लिखो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। वही लिखवा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। उसमें नंबर 1 लिखो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। बना ही लो ये टेबल, राइट, है ना? प्रोपोर्शनल में ऐसा ना लो सामने समझ आ जाएगा, फटाक से बनाओ। बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, दो टर्म होती है पता लगाने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क क्या है। एक है होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। और एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इन दो टर्म के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि टैक्स कौन सा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्लियर बात समझ आ रही है? अब इन टर्म्स का मतलब क्या है? इम्पैक्ट वो होता है
जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, ऐसे कोई बंदा है, कोई कमा रहा है, उसकी इनकम पे टैक्स, वो एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, है ना। अगर इनकम टैक्स की बात करें, बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक बंदे की इनकम पे लगता है ना, एक बंदे की इनकम पे लगता है, और गवर्नमेंट और जो बंदा है वो डायरेक्टली टैक्स ले लेता है गवर्नमेंट उससे, राइट और नॉट। यानी कि सीधा गवर्नमेंट आई और उसने टैक्स ले डाला, यानी टैक्स का बर्डन किस पे आया? बर्डन किस पे आया? इंडिविजुअल पे। यानी बर्डन मतलब होता है इंसिडेंस, इंसिडेंस किस पे आया? और दिया किसने? दिया किसने? वो भी इंडिविजुअल ने खुद दिया, कोई लेके थोड़ी गया। तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बेस्ट वे इज दिस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पेयर इज इम्पैक्ट। आ रही हो सर में? तो यहां पे भी सेम पर्सन है, देने वाला भी वही, और लास्ट में बर्डन भी उसी पे आ रहा है। आ रही हो सर में? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जैसे जीएसटी सबसे बेस्ट। जीएसटी सपोज किसी कपड़े वपड़े तुम गए, तुमने कुछ कपड़ा खरीदा है, कार खरीदी, राइट। कार खरीदते खरीदते कार पे जीएसटी लगा, क्या तुमने जीएसटी खुद गवर्नमेंट जो आके दिया? नो। तुमने जब कार खरीदी, तो तुमने कार के सेल के साथ उस पर खर्चा दे दिया जीएसटी। लेकिन जीएसटी पे कौन कर रहा है? सेलर, हाँ है ना, सेलर इज पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट कौन है इसका? इनडायरेक्ट का सेलर, इम्पैक्ट इज सेलर, बट खर्चा किस पे आया जीएसटी का? तुम्हारे ऊपर। तो इंसिडेंस क्या है? तुम। यानी बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम बंदे पे लगता है, इनडायरेक्ट में अलग अलग बंदे पे लगता है। समझ आ रही इतनी सी बात? इम्पैक्ट बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड इंसिडेंस बेसिकली कि आप टैक्स का बर्डन किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लास्ट में आपके पास आएगा। समझ आ रही है? यहाँ पे इसकी जगह इनकम टैक्स कोई और देगा क्या? नो। बट यहाँ पे सेलर की जगह कौन देगा जीएसटी? बोलते हैं ना कि जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, देखो ये हम फीस तुम्हारी इतनी है, जीएसटी इतना है, और जीएसटी आप दोगे। देखते ना हमारी फीस तो कम है इंक्लूडिंग जीएसटी, इंसिडेंस हम पे आता है। एजुकेशन में भी टैक्स लग जाता है, मतलब बिल्कुल लगता है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें टैक्स लगता है, दे आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ लाइक 18% लगता है, 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो चालाक होते हैं वो लोग, पहले उनकी अगर फीस थी अगर नॉर्मल 10,000 तो उन्होंने कर दी 18,000 एग्जाम्पल, ठीक है, 18,000 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगाते हैं, बोले 18 तो आप हमारे दोगे, साथ में आप जीएसटी दोगे, और बढ़ जाती है फीस। कहते हैं हमने नहीं बढ़ाई, जीएसटी है तो, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लिखो टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स। भैया हाँ। एक फिर वो जो जीएसटी मिलता है, जीएसटी नंबर वो सब मिलता है, वो किसको मिलता है? कंपनीज को, कंपनीज को। तो फिर उसके थ्रू कंपनीज पैसा देती है गवर्नमेंट को? स्लिप, यस यस हाँ, उसके थ्रू दे देती है, राइट राइट राइट। स्लिप काटते हैं ना वो जो बिल देते हैं, तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, बिल में भी लिखा होता है जी। हाँ जीएसटी नंबर, उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। डायरेक्ट में लिखो, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स लाइज एट द सेम पॉइंट, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, इम्पैक्ट मतलब लिख लो ऐसा छोटा सा करके, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड इंसिडेंस लिख लो बर्डन ऑफ टैक्स, है ना, पता लग जाएगा। इम्पैक्ट में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और इंसिडेंस में बर्डन ऑफ टैक्स। तो इफ द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट लाइज ऑन द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल लिख लो, इनकम कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, पता है मुझे एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स के, इसी का तो बता दें। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देख लो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है रे। इनडायरेक्ट में लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स में मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जीएसटी, ओके।
तो अच्छी देता हूँ मैं। लिखो इनडायरेक्ट टैक्स में, इफ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स लाइज एट डिफरेंट पॉइंट्स, impact is on different person and incidence is on different person. ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लो। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज पे लिखती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, सरचार्जेस एंड सेस। अरे क्या नाम है तुम्हारा? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसा कुछ है ना जीएसटी? क्या डिफरेंस है? अबे वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी पूछ रहा हूं, इसमें डिफरेंस बताओ। वैल्यू एडेड टैक्स दोनों ही है, जीएसटी भी और वैट भी, लेकिन वैट सिर्फ गुड्स पे लगता है और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। लिख लो, वैट ओनली अप्लाइज ऑन गुड्स बट जीएसटी अप्लाइज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या रहे तुम लोग, है ना? जीएसटी पहले सर्विस टैक्स अलग से था, क्लब कर दिया। अगला आता है कि सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये तो पता ही नॉर्मली। अरे सेस क्या होता है? सेस नहीं पता, ये बताओ। टैक्स ऑन टैक्स, जब हम टैक्स के ऊपर छोटा टैक्स लगाते हैं जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, तो छोटा सा जो लगता है उसके ऊपर टैक्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसे सेस बोलते हैं। सेस द्वारा जो पैसा आता है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है ना, सेस द्वारा जो पैसा आता है ये उसी पर्पस पे यूज होगा जिस पर्पस पे आपने उस सेस को लगाया है। एजुकेशन टैक्स है तो एजुकेशन में ही यूज होगा। मतलब फिर से एजुकेशन में क्या टैक्स होता है? वेरी गुड। एग्जांपल एजुकेशन का बस। सरचार्ज क्या होता है? वो भी सेस की तरह होता है। सरचार्ज इज आल्सो टैक्स ऑन टैक्स, बट डिफरेंस इज सरचार्ज को कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सरचार्ज बेसिकली एक्ट एज अ लिमिट, कि अगर आपकी तनख्वाह, आपका खर्चा 1 लाख रुपए से ऊपर है तो आपके सरचार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा इतना, तो लिमिट करने के लिए काम करता है बेसिकली। और कोई उससे ज़्यादा खर्चा करता है, ऐसा वही 200 यूनिट वाली चीज़ 200 यूनिट तक फ्री, अदरवाइज यू हैव टू पे, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। ये कहानी 200 यूनिट के ऊपर पूरा तो पे करना पड़ेगा, सिर्फ 200 यूनिट के ऊपर का पूरा पे करना होता है, पूरा तो बचाना पड़ता है। यस 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 यस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल एक है एक लेफर्स कर्व। लेफर कर्व इंपॉर्टेंट है इसमें। लेफर कर्व, लेफर कर्व, लेफर कर्व क्या कहती है? लेफर कर्व, अगर आपका एक तरफ है टैक्स रेवेन्यू, REVN रेवेन्यू, और एक तरफ है टैक्स रेट, ठीक है। लेफर कर्व कहती है, लेफर कर्व क्या कहती है? लुक एट दिस, टैक्स रेट जब कम होगा और टैक्स रेट जब ज्यादा होगा, दोनों ही केस में टैक्स रेवेन्यू कितना आएगा? कम आएगा। दिख रहा है? टैक्स रेट जब कम होगा यानी ये वाला पोर्शन, टैक्स रेट जब ज्यादा होगा यानी ये वाला पोर्शन, दोनों के अंदर टैक्स रेट कम हो। क्यों? अगर कम होगा, अगर टैक्स रेट सपोज, अगर इनकम टैक्स पे टैक्स रेट है सपोज 1% या 0%, 0.3% ऐसे करके, उस केस में टैक्स रेट कम, टैक्स रेवेन्यू कम इसलिए आएगा कि कलेक्शन ही कम होगा, ऑब्वियसली बात है ना, कम ही तो कलेक्शन कर पाएंगे। अब टैक्स रेट अगर ज्यादा होगा तब कम, उसमें तो ज्यादा होना चाहिए। लोग क्या करेंगे? लूपहोल्स ढूंढेंगे, तो देयर मस्ट बी टैक्स इवेजन। लोग सैलरी दिखाएंगे नहीं हमारी इतनी सैलरी, क्योंकि सरकारी सैलरी तो कुछ टाइम से ज्यादा होती नहीं है, नहीं प्राइवेट वाले बंदे क्या कर लेंगे? वो चोरी कर लेंगे, तो टैक्स इवेजन हो जाएगा। तो इसलिए बोला, लेफर बोला कि टैक्स रेवेन्यू कब ज्यादा होता है? जब देयर मस्ट बी ऑप्टिमम रेट ऑफ टैक्स। जब मिडिल पाथ चूज करोगे तो हमेशा टैक्स रेवेन्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो लिख लो इसको, लेफर्स कर्व को, है ना बेसिक चीज। लेफर कर्व हेडिंग डाल के बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ छोटा सा। नॉर्मल लेफर कर्व्स रिलेटेड टू विच वन? टैक्सेशन, इन्फ्लेशन और एनी काइंड ऑफ दैट थिंग। और ऐसे पूछ सकते हैं कि किसके डायरेक्ट, यस बिल्कुल पूछ सकता है।
पूछ सकता है एज पर लेफर कर्व टैक्स रेवेन्यू हाईएस्ट एट लोएस्ट टैक्स स्लैब, हाईएस्ट टैक्स स्लैब, ऑप्टिमम टैक्स स्लैब, नन ऑफ दीज, या फिर एग्जैक्ट 2 बोलेगा 3 बोलेगा, मतलब ही नहीं बनता उसका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है रे। लिख लो कि लेफर कर्व में लिखो कि Lever curve says that at lower as well as higher rate of tax, at lower as well as higher rate of tax, the tax revenues is low. But at optimal rate of tax, the tax revenue is high. Tax revenue is high. ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं मनी मार्केट। इस ग्राफ को बनाते हैं पहले। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। तो बात है यार यहाँ पे मनी मार्केट की। व्हाट इज मनी मार्केट? देखो यार, जब भी हमें फंड चाहिए होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उस केस में हम बैंक के पास जाते हैं, लाइक अप टू 3 years, और 3 year के हमारी सिक्योरिटी के लिए 3 साल तक के लिए हमको फंड चाहिए लोन वगैरह पे, हम बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है वो बेसिकली इट्स अ मनी मार्केट। कॉमर्शियल बैंक्स डील्स विद मनी मार्केट। बैंक्स जो है वही, बैंक्स का काम क्या होता है? बैंक्स का धंधा बड़ा सिंपल होता है। जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो अपना पैसा बैंक्स को देते हैं, बैंक्स उस डिपॉजिट को लोन में देके इंटरेस्ट कमाते हैं। ये होती है बैंक की सैलरी, और कुछ काम नहीं था बैंक का। बैंक कैसे कमाता है? ऐसे कमाता है। डिपॉजिटर्स का पैसा अपने पास रखता है, और अपना पैसा जो उसके पास है, जो लोग लोन लेने आए हैं उनको लोन देता है इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट समझ आ रहा है कहानी क्या है? सिंपल सी कहानी। तो पैसा बाद में इंटरेस्ट के उनको देता भी तो है बैंक। क्या? जिनके पास, अच्छा, जिनका पैसा रख रहा है वो, जैसे डिपॉजिटर्स का कम रेट देता है उनको, और जिनको लोन पे दे रहा है उनसे ज्यादा रेट लेता है। तो यही उसकी इनकम एट द एंड। समझ आ रही कहानी? दिस इज इनकम ऑफ द बैंक। अब कहानी यहाँ पे क्या है कि बैंक में डिफॉल्ट्स भी बहुत होते हैं, बैंक्स में कारस्तानी भी बहुत है। तो इनको बैंक्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बना। आरबीआई ने देश की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। उसके तहत वो क्या करता है? एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है कि देश में इन्फ्लेशन ना आ जाए, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या करता है आरबीआई? आरबीआई हैज डिफरेंट फंक्शंस। आरबीआई सीज ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ द बैंक एज वेल एज मॉनेटरी फंक्शन ऑफ द बैंक, कि वो इतना पैसा दूसरों को लोन में ना दे दे कि कल को कोई इस पर पैसा मांगना है उसका पैसा ही ना हो, ठीक है। आरबीआई एक मैनेजरियल फंक्शन काम करता है। तो आरबीआई सारा बैंकों का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, उनको पूरा रास्ता दिखाने वाला, एकदम गाइड करने वाला। स्कैम देखी थी आरबीआई ने, तो एक्शन लिया था उसमें भी, जब उसने बैंक में डिफॉल्ट आया था एसबीआई में, रिमेंबर। तो आरबीआई सीज ऑल बैंक्स टू बी एज इट, लाइक सारा काम करना, ठीक है, ये काम है। तो लिखो थोड़ा सा हल्का सा। और ये जो ग्राफ जो तुमने देखा अभी, इट्स अ ग्राफ, इट्स मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है बैंक्स का। बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा, देखो नॉर्मल सी बात, ध्यान से एक लॉजिक समझना। बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करेगा बैंक? ज्यादा लोन देगा लोगों को। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोन आ गया ना, पैसा आ गया, तो ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी, ज्यादा हो जाए ना, कि लोगों ने क्या करा, पैसा ज्यादा खर्च लगा दिया। अब सामान ही खत्म हो गया मार्केट में, तो महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? लेने वाले 10 हैं, चीज 1 है, तो चीज का रेट नहीं बढ़ जाएगा? समझ आ रही कहानी? तो ये कहानी होती है। तो आरबीआई करता है लिक्विडिटी, यानी कि पैसे को एब्जॉर्ब करता है। पैसे को कैसे एब्जॉर्ब करे? बाय दिस मेथड्स। कैसे पैसे को कंट्रोल करता है आरबीआई? देयर मेथड्स, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट डेबिट, समझ आ रही है? डेबिट मतलब जाना, क्रेडिट मतलब आना। तो कैसे वो पैसे को बैंक्स के पास आने से रोकता है, कैसे बैंक्स की तरफ उनको लाइक इन सिस्टम से, इन इंस्ट्रूमेंट से उस पर वो लगाम लगा के रखता है, ताकि भाई मार्केट ठीक से चले,
ताकि इन्फ्लेशन ना आ जाए, ताकि कोई भी बैंक करप्ट ना हो जाए, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स। लोग लोन लेके भाग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या लोन लेके भाग गया, पकड़ते रहो, पैसा तो गया ना एट द एंड। कहीं ना कहीं तो गया होगा रवि, लोन लेके यूके में गया, UK में है। वहां पे सिटीजनशिप ले ली उसने, इंडिया की सिटीजन छोड़ दी, अभी इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया कुछ कर नहीं सकती उसको। कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग, बट ही इज इन यूके एंड ही हैज अ मनी, और मनी तो इंडिया से भी ज्यादा कुछ कर सकता है। एक को पकड़ लेना भैया, वो जो मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के साथ जो बंदा था। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी शायद, हाँ हाँ वही, है ना? आइडियन कंट्रीज पे पकड़ा उसे। भैया तो यही कहानी है। ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसे कोई इंटरनेशनल लॉ तो होगा ना इनको लेके, क्या वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है जो आप वापस भेजने की बात होती है। देयर आर सो मेनी क्लॉज इन दैट, बट जब पैसा होता है ना, यूके में एक सिस्टम है, आपके अगर पैसा है आप इन्वेस्ट करो यहाँ पे और यहाँ की सिटीजनशिप ले लो, और जब बंदा ही अब वहाँ का बन गया तो उस पर लॉज इंग्लैंड के काम करेंगे, इंडिया के कम लॉ काम करेंगे, ये कहानी होती है। ठीक है, तो लिखो कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये दिल्ली में ना, मुंबई। लिखो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसमें पहला टॉपिक लिखो जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शन लिखो। नंबर 1 सुपरवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइज करता है कि भाई आप अपनी पॉलिसी ऐसे ऐसे बनाओ, अगर आपके बैंक में डिफॉल्ट है तो भाई आप उस डिफॉल्ट को सही करो, तो ये बैंक्स को ऐसे निर्देश देता है, सुपरवाइज करता है। दूसरा क्या है इसका जनरल में? प्रमोशनल फंक्शन, लोगों में बताता है कि भाई सीन क्या है, बैंकिंग हैबिट कैसे प्रमोट होनी चाहिए, तो लोगों को लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे कि बैंकिंग हैबिट्स प्रमोट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट हो। जैसे ये जो जनधन योजना है सब आई कि हर एक बंदे के, हर एक घर में 2 बंदों का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब उस बैंक में हो रुपया ना हो, कोई मैटर नहीं करता, बट दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल एरिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए उन लोगों का। आरबीआई के मॉनिटरी फंक्शन लिखो, मॉनिटरी फंक्शंस थर्ड पॉइंट है फिर अलग से अलग से, पहला पार्ट था जनरल फंक्शन, अगला है मॉनिटरी फंक्शन। नंबर 1 इज बैंक ऑफ इशू, रुपए कौन छापता है? आरबीआई। 1 रुपए का नोट कौन छापता है? क्या भैया? 1 रुपए का नोट कौन? का सिक्का होता है, 1 का नोट नहीं होता, पहले आता था, अभी भी अब नहीं आता। नहीं आता। गवर्नमेंट छापती है 1 रुपए का नोट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सिक्के भी गवर्नमेंट छापती है, लेकिन इनको सर्कुलेट आरबीआई करता है। आरबीआई का लिख लो। भैया, जैसे कि अभी 500 के 1000 के तो कुछ पुराने नोट बचे हैं उसके पास, वो अगर आरबीआई जाए तो अब कुछ हो सकता है। यार इसका आइडिया नहीं है, ट्राई करना। सारी डेट दी थी इन्होंने कि इस टाइम तक करवा लो। नहीं, क्योंकि निकल फाइनेंस जाते मिनिस्ट्री हैं रहती है। कुछ तो होगा ही ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा था। Then तो ठीक है, तो लिख लो कि इशू ऑफ न्यू मनी इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ आरबीआई, हाउएवर 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, जीओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? आरबीआई। ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये इशू करता है। क्या था भैया? बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है, गवर्नमेंट बाय द मीन्स ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांस, क्या होता है वेज एंड मीन्स एडवांस? आरबीआई के थ्रू पैसे लेना। जब गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू पैसे लेती है, बजट में ही था ये टॉपिक। ओके, पढ़ा नहीं किसने भी चैप्टर बजट वाला? सच बताना, नहीं भैया, तुम्हारी तो किताब ही बता रही है, तुम क्या बोलोगे? किताब तो बताएगी, हैं? नई किताब तो ऐसी। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। जब बैंक्स के देखो आपस में ना, बैंक्स जो होते हैं आपस में लैंडिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन करते हैं बैंक्स आपस में, समझ आ रही है? बट जब बैंक्स के पास ही पैसा खत्म हो जाता है तो लास्ट में ये लोग जाते हैं आरबीआई के पास, कि बैंकर्स का भी ये बैंक है, आरबीआई के पास रिजर्व्स होते हैं इनके, उसके तहत आरबीआई इनको रिजर्व मतलब कि इनको रुपए देता है एट सम इंटरेस्ट रेट। आरबीआई भी लोन देता है, फ्री में ग्रांट्स नहीं देता, एट सम इंटरेस्ट रेट इनको लोन देता है। तो इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब बैंक्स को पैसा देने वाला कोई नहीं होता तो आरबीआई पैसा देता है इनको। अब बोलो। आरबीआई के पास पैसे रिजर्व होता है, तो वो मतलब कैश होता है पूरा? डिपेंड्स, इट मे बी इन बॉन्ड्स, इट मे बी इन कैश, इट मे बी इन गोल्ड।
डिपेंड्स। मतलब कुछ फिजिकल चीज होती है जैसे फोन पे में पैसा होता है वैसा पैसा होता है? नहीं, फिजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, yes, हाँ हाँ, कैश भी होता है, गोल्ड भी होता है, फोन पे जैसे ऐसे अकाउंट में भी लिखा होता है वैसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो फिर वो पैसा क्या वर्ल्ड बैंक में इकट्ठा करते होंगे? कौन? आरबीआई के पास पैसा है, हाँ हमारे पास पैसा हो तो मैं फोन पे में डाल देते हैं। हाँ, मतलब अपना वो अकाउंट में। हाँ ऑनलाइन पैसा। तो ऐसे ही शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ऐसे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं जो बैंक्स नहीं है, ये शेड्यूल, कुछ सारे बैंक्स आरबीआई की लिस्ट में नहीं है। आरबीआई की लिस्ट में वो बैंक जो लिस्ट में उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अगर शेड्यूल्ड बैंक के ऊपर खतरा आ रहा है तो आरबीआई के पास जाए, क्योंकि आरबीआई हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट एज पर द लॉ। ठीक है, उस जैसे वो सुपरवाइजरी फंक्शन कर रहा है तो ऐसे उसको बचाने के लिए भी आरबीआई एक्शन लेगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग एक्ट 1934, इनके तहत आराम से आरबीआई आपका क्या लेगा, एक्शन लेगा, पैसा देगा और उनको निकालेगा, क्रंचेस में से निकालेगा। बाकी बैंक्स को आरबीआई बचाएगा जो शेड्यूल्ड है, हाँ। आरबीआई के पास जो रिजर्व बचा है, आरबीआई, हाँ बिल्कुल, फॉरेक्स सिर्फ आरबीआई के पास रहता है। डॉलर में पैसा है, डॉलर वॉलर सब आरबीआई के पास रहता है। तो वो डॉलर मैं पूछ रहा हूँ कि कैश में डॉलर पड़ा है उनके पास या फिर कुछ ऑनलाइन मोड जैसा होता है वैसा कुछ है? मे बी दोनों होता होगा, और मे बी लाइक वैसा भी कैश वाला भी चीज होती होगी। मतलब उनके पास कुछ समझ गया मैं, नोट टाइप, हाँ। मनी एक्सचेंज वाला है ना, मालवीय नगर। दोनों ही टाइप होता है, दोनों ही टाइप होता है। इट्स लाइक नॉर्मल, लाइक यूएस से चेंज मार लिया बाद में दे के, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके, समझ आ रही है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? वर्ल्ड बैंक के थ्रू करते हैं क्या वो? अच्छा तुम ये बोल रहे हो? यार इसका एक सिस्टम होता है, स्विफ्ट वाला। इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ स्विफ्ट वाला सिस्टम भी होता है। यस यस, जो यूके वाले रशिया बिल्कुल जो बैन कर दिया, राइट राइट राइट, सिस्टम होता है ऐसा कुछ, वो भी होता है। कैश तो कैसे पहुंचाते हैं बीच में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी होता है, नो डाउट नो डाउट। ठीक है, नाइस यार नाइस, स्विफ्ट वाला सिस्टम भी होता है। आया था न्यूज़ में उस टाइम। क्वेश्चन भी आया था ये, आएगा जब रशिया को निकालेंगे तो क्यों नहीं आएगा, बहुत बड़ी चीज़ है वो। ठीक है, पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आया था स्विफ्ट के ऊपर। इट्स अ करंट क्वेश्चन, किसने स्विफ्ट को डीमेंबर करा? रशिया को हटाया था ना यूक्रेन वॉर के तहत उसके बैंकर्स को। क्या लिखा है मैंने? बैंकर्स बैंक। लिखो कि आरबीआई, इसी में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आरबीआई इज एक्ट एज बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। It keeps the reserves of बैंक, like मैंने बताया रिजर्व रखता है उनका, like cash reserve ratio keeps the reserves of bank, like cash reserve ratio with it, CRR. In the crisis, the banks provides enough money. The RBI provides enough money to banks. In the time of crisis, the RBI provides enough money to the banks to pull it out from the crisis. To pull it out from the crisis. Therefore, it is called bankruptcy. it is called lenders of the last resort. Therefore, RBI is called lenders of last resort. जैसे अभी बात करते हैं हम लोग कि फॉरेक्स रिजर्व किसके पास होती है? आरबीआई के पास। लिख लो, इट इज फोर्थ फंक्शन क्या है इसमें? लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। Last resort. फोर्थ फंक्शन लिखो इसमें मॉनिटरी में, Resort. रिजॉर्ट। COD कैफे का नाम भी तो यही है, लास्ट रिजॉर्ट। सीडी कैफे कौन सा? वो जो COD में है, अच्छा वो शॉप सीओडी से के अंदर इधर इस तरफ में, लास्ट रिजॉर्ट नाम है उसका। तो बंद हो गया। जो हॉस्टल का जो स्टाफ है वही तो उन्हीं का तो था वो, जो हॉस्टल का हमारा स्टाफ था। फोर्थ फंक्शन, कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व्स। कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। ये भी एक बैंक मतलब ग्रुप की आपको पता होगा ना, कौन सा वाला? सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक चल रहा था अभी न्यूज़ में। अभी ग्रुप के उनने भी वही किया कि उन्होंने भी वही किया कि जो पैसा था वो था उतना मतलब ज़्यादा मतलब लोन पे दे दिया और खुद के पास बचाया नहीं पैसा। ये हटका मर्ची हो गया। करते हैं, लूप होल हो जाते हैं थोड़े से।
ज़्यादा इस बार क्वेश्चन आया तो था तुम्हारे सीडीएस में, बैड बैंक्स क्या होते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो एसेट बेसिकली, जो बैड बैंक्स आर बेसिकली टू रिकवर द एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने के लिए बैड बैंक्स बनाए गए, ताकि उनके लाइक जो भी उनका मामला बचा उसको सेल करके पैसे निकालो, ठीक है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो ये सिस्टम है। प्रॉपर्टी जो दे देते हैं कि लोन्स देके। आप खोलो बुक, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है? क्या है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? ये सब है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। दो टाइप से आरबीआई से, ये सब कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, ठीक है? तो ये दो टाइप से आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को, पैसे को। कैसे? एक तो होता है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी में कंट्रोल करता है, क्वांटिटी यानी बल्क में कंट्रोल करता है, और एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है? यानी अच्छे तरीके से, कि उसका मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब कहने का मतलब ये है, क्वांटिटेटिव में मेनली ओवरऑल इकोनॉमी को टारगेट करता है, सारे बैंक्स को एक साथ टारगेट करता है, और क्वालिटेटिव में एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है। समझ आ रही कहानी? तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी करते हैं क्वालिटेटिव वाले को, कि सिलेक्टिव है ना वो, और क्वांटिटेटिव एक ब्रॉड वे है। क्वांटिटेटिव में दो टाइप के, कन्वेंशनल जो बहुत पहले से यूज होते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो अभी कुछ सालों से आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स के बाद यूज हुए हैं। ओके, तो नॉन कन्वेंशनल में कौन सा है? जैसे बैंक रेट, जिसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जैसे कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? एक पहले नॉर्मल बेसिक्स होता है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है? देखो मैंने अभी भी बताया, आरबीआई एज पर रिजर्व ऑफ एज पर दिस आरबीआई एक्ट 1934, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई क्या करता है? आरबीआई एक्ट 1934, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है? एज पर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई कहता है हर एक बैंक्स को, जो भी शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, जो कि आरबीआई की सेकंड शेड्यूल की लिस्ट में है, उन्हें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं, कि आपको कुछ रुपया मुझे अपने हमारे पास रखना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा? अगर आरबीआई ज्यादा रुपए मांगेगा तो बैंक के पास कम रुपए होंगे, तो हो गया ना क्रेडिट कंट्रोल एक तरीके से। अगर आरबीआई कम रुपए मांगेगा तो बैंक के पास ज्यादा रुपए बचेंगे। अरे समझे कैसे क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है? तो हर एक बैंक के लिए लागू है। तो अगर सीआरआर बढ़ेगा, यानी आरबीआई के पास पैसा ज्यादा आएगा बैंक से, तो बैंक के पास रुपए कम हो जाएंगे तो वो कम लैंड कर पाएंगे, कम लोन पे दे पाएंगे। अरे समझे इतनी सी? ये होता है सीआरआर। और कितने पैसे लेगा वो आरबीआई डिपेंड्स, हाँ, आरबीआई, टोटल आरबीआई, ठीक है? आरबीआई डिसाइड करेगा ये। तो उसको पूरा आरएनक्यू करेगा ना, रिसर्च करेगा ना, हाँ, कि क्या कर रहा है बैंक। आरबीआई डिसाइड करता है। अगला पार्ट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको क्या होता है? ये भी रिजर्व फंड है, लेकिन ये सेल्फ, एस फॉर स्टैट्यूटरी, याद करने तरीका बता रहा हूं, एस फॉर सेल्फ। तो सेल्फ यानी बैंक्स को खुद में एक रिजर्व रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कैश और एनीथिंग एल्स, ठीक है? सिक्योरिटी के लिए, कि मान लो कुछ दिक्कत आ गई है, कोई भी बंदे आ गए, हमें सारा पैसा चाहिए ऐसे करके, तो बैंक से इतने रुपए होने चाहिए, दे देंगे, नहीं बोले हमारे पैसे ही नहीं है, ठीक है? बैंक कैन नॉट से दिस, तो उसको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। अब वो जब रिजर्व रखेगा अपने पास, और तो जब इतना तो रखना पड़ेगा, तो लोन नहीं दे पाएगा उस रुपये से, तो इतना तो रखना पड़ेगा उसको अपने पास। खैर सुनो रे, एसएलआर समझ आया क्या कह रहा हूँ? एसएलआर क्या है? बैंक्स को अपने पास एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी लायबल फॉर लाइक एक्शन बाय आरबीआई। ओके, ये है, ये सब, ये दो सिस्टम। ये क्या है? कन्वेंशनल। एक सिस्टम है आपका बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। देखो बैंक रेट डिस्काउंट रेट समझ रहे, नॉर्मल एक बात समझो, एक सेलर है, सपोज सुधीर इज अ सेलर एंड दिस हरिवंश इज अ परचेजर, ठीक है? सुधीर सेलर है, सामान बेचने वाला, इसने इसको सामान बेचा, किसको? परचेजर, 1000 रुपए का सामान बेचा, ठीक है? इसने क्या बोला कि देखो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक नोट दे रहा हूँ, सिक्योरिटी नोट दे रहा हूँ, सिक्योरिटी नोट, 1000 रुपए लिखे थे उस पर, ये लो 1000 रुपए, मैं ये 1000 रुपए आपको आने वाले टाइम में दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुधीर के पास क्या है? एक सिक्योरिटी नोट है। क्या है? सिक्योरिटी नोट, बिल्कुल, यस, ठीक है? यू में भी गवर्नमेंट, यू में भी एनीथिंग, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। अब सेलर को क्या हुआ, जरूरत पड़ गई बीच में कि भाई मेरे पैसा चाहिए, कुछ काम आ गया, सुधीर का बोला कि एडमिशन, सुधीर के बच्चे एडमिशन का पंगा हो रहा था, तो सुधीर का पैसा चाहिए, परचेज तो बोला, उसमें डेट लिखी हुई कि इसी तारीख को दूंगा, उसके पास तो जा नहीं सकता। तो सुधीर गया बैंक के पास, बैंक में बोला कि मुझे पैसे चाहिए, ये देखो मेरे पास ये वैलिड नोट है सिक्योरिटी का, आप ये ले लो और मुझे डिस्काउंट दे दो, बेशक 1000 मत दो, 900 रुपये दे दो, 1000 मत दो, 900 रुपये दे दो, लेकिन मुझे दे दो। तो सुधीर ने क्या करा, डिस्काउंट रेट पे बैंक से
रुपए ले लिए और सिक्योरिटी नोट किसका चल गया, बैंक के पास। अब बैंक क्या करता है, बैंक को भी सपोज रुपए जल्दी चाहिए, तो बैंक उस सिक्योरिटी नोट को रीडिस्काउंट करवाता है, किससे, आरबीआई से। आरबीआई से जो बैंक ने कितने रुपए दिए इसको, 900 लिखे उस पे कितने, 1000, तो आरबीआई से बोलेगा कि मुझे आप बेसिक 950 रुपए दे दो, लेकिन मुझे दे दो, तो बैंक का फायदा हो ना, थोड़ा सा 50 रुपए का फायदा तो है। तो इसे डिस्काउंट रेट, ये जो बैंक रेट, जो दिस बैंक रेट और डिस्काउंट रेट है, ये वो रेट है जो आरबीआई दे रहा है। आरबीआई बैंक रेट पे, इसे डिस्काउंट रेट गलत लिखा है एक तरीके से, रीडिस्काउंट रेट होना चाहिए एक तरीके से, समझ आ रही कहानी। तो बैंक रेट पे आरबीआई सिक्योरिटीज को अपने पास रख लेता है और रुपए दे देता है। अरे समझ में, अब ध्यान से देखो, अगर बैंक रेट बढ़ेगा, अगर बैंक रेट बढ़ेगा, पर यहाँ आरबीआई ने ज्यादा रुपए मांगे, ज्यादा मतलब ज्यादा रुपए घटा दिए, तो अल्टीमेटली दिक्कत क्या आएगी, पैसा कम जाएगा उसके पास, राइट। और अगर बैंक रेट कम होगा, अगर बैंक रेट कम होगा तो पैसा उसके पास ज्यादा जाएगा। आ रही है समझ में, डिमांड के हिसाब से। तो ऐसे भी पैसा कंट्रोल करता है आरबीआई। आ रही है समझ इतनी सी बारी, ये कहानी। सेम इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी सिक्योरिटीज वगैरह सेल करते हैं, सिक्योरिटीज क्या होती है, बैंक है, इसी से रिलेटेड है। ये नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक्स, दिस इज आरबीआई, ठीक है। इनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये आरबीआई। आरबीआई क्या बोलेगा, देखो कि भाई सिक्योरिटीज तो वही पैसा नहीं है, सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट ने बोला, जैसे मैंने बजट में बताया था, गवर्नमेंट लोन उठाती, कैसे उठाती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर क्या बोलती है, ये हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे दीजिए। सिक्योरिटीज ना, समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इफ देयर इज अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है, ये बैंक्स हैं, गवर्नमेंट को अपने बजट के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर एक पर्चे पे लिख के देते हैं कि आने वाले टाइम में हम आपको रुपए दे देंगे, लेकिन अभी आप इस सिक्योरिटी, सपोज उन्होंने बोला हमें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, समझ आ रही है, हमें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, उन्होंने सिक्योरिटी इशू करी बैंक, गवर्नमेंट ने अपने कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अरे ये समझे, थ्रू आरबीआई, कि इसका तो बैंक कौन है, आरबीआई के थ्रू, और बोला कि आप हमें रुपए दो और हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे। ऑब्वियसली बात है, तभी तो देगा बैंक, नहीं तो वरना कैसे देगा, उसको फायदा नहीं होगा। तो बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए और इस बीच उसको इंटरेस्ट मिलता रहा, समझा रही है। तो सिक्योरिटी ये जो लिखा हुआ पार्ट किसके पास चला गया, यहाँ पे आ गया, बैंक से पास है ना। आ रही है समझ में, तो बैंक से पास पैसा गया है, इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया। अब आरबीआई अगर पैसा बढ़ाना चाहेगा, मार्केट में पैसा लाना चाहेगा, तो क्या करेगा, सिक्योरिटी खरीद लेगा, पैसा लौटा देगा, है ना। और पैसा अगर मार्केट में कम करना चाहेगा तो सिक्योरिटी देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, बहुत सारे पर्चे दे देगा, पैसा सारा ले लेगा बैंक से। आ रही है समझ में, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। जब सिक्योरिटीज यानी पर्चा आरबीआई बैंक से ले लेगा तो यानी पैसे दे देगा, और पैसे ले देगा तो सिक्योरिटी ले लेगा। तो ये कहानी। हाँ बोलो। अब बैंक ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, नो, क्लियर फाउंडेशन, एक्शन नहीं देगा कुछ, ठीक है। अगली बार मान जाएगा आरबीआई से। इट्स अ लीगल सिस्टम, एक्ट है भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आरबीआई बैंक को रेगुलेट करता है इस चीजों में। आरबीआई इज सोल अथॉरिटी। देखा नहीं था कैसे हिला दिया था एसबीआई को रातों रात उसी में, रिमेंबर। तो दीज आर सम ऑपरेशन। अब नया सिस्टम आया आफ्टर 1991, लिखवा दूंगा ये सारा पार्ट लिखवाऊंगा। जैसे पैसा लिमिटेड है तभी ऐसा हो पा रहा है। यस यस यस, अगर लिमिटेड नहीं होता तो ये छापने के अथॉरिटी तो आरबीआई के पास है ना, और कोई नहीं छाप सकता। तभी वो मतलब कंट्रोल करता है। यस यस यस। लिखते हैं भैया। नॉन कन्वेंशनल मेजर्स क्या होते हैं, देखो अभी नए वाले मेजर्स हैं, क्या लिखा बताओ नाम पढ़ के। पहला क्या है, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब जो आरबीआई होती है, रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक से जब आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, जिस रेट पे देती है वो रेपो रेट है। अगर रेट ज्यादा लगाएगी तो बैंक्स कम लोन लेंगे कि भाई ज्यादा रेट मांग रहे हैं, तो बोला कि ठीक है 100 रुपये दे दो, 100 रुपये लोन चाहिए, हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 50 रुपये का, 50% इंटरेस्ट पे देंगे हम लोन। क्यों लेगा कोई, रेपो रेट कम होगा। अब देखो इससे उसका इम्प्लीकेशन देखना, रेपो रेट ज्यादा है, बैंक ने कम लोन लिया है ना, यानी बैंक के पास पैसा कम है, बैंक के पास पैसा कम है तो वो लैंड भी बाकी जनता को क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं, कम जाएगा, है ना। अब यानी से क्या होगा, आपका महंगाई बढ़ेगी नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अगला पार्ट आता है, रेपो रेट अगर कम है, यानी बैंक्स को सस्ते में पैसा मिल गया आरबीआई से, तो वो भी लैंडिंग रेट क्या करेंगे, कम लगाएंगे,
तो लोग उनसे लोन लेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा तो अल्टीमेटली मार्केट में पैसा फैलेगा और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो काइंड ऑफ दैट थिंग, ये इम्प्लीकेशन होते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई लोन लेता है बैंक से, उल्टा रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट हमेशा सस्ता होता है। फनी बात है ये, तो जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट, ये रेपो रेट हमेशा बीच का काम करता है। रेपो रेट, इसके नीचे आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट सस्ते में लेगा तभी तो उठाएगा। आरबीआई देखा पैसा ज्यादा हो रहा है तो फटाक से उठा लो, ठीक है, रेट लगाएगा उठा लेगा। उसके ऊपर होता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग रेट। नेक्स्ट ना, दिस सॉरी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सॉरी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? बैंक्स को अर्जेंट जरूरत थी रातों रात, अब रातों रात पैसा कहां से है? एक ही बंदा दे सकता है, आरबीआई। अब रातों रात चाहिए, बैंक आरबीआई उसको फायदा उठा लेता है, ज्यादा रेट में पैसा देता है, रेपो रेट से भी ज्यादा, ठीक है। तो रेपो रेट से +1 करके होता है तो MSF हो जाता है, -1 होता है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, तो रेपो रेट तो है मीडियम में, समझ रही है। सो दीज आर सम फीचर्स। लास्ट वन इज इन दिस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। जब फॉरेक्स ज्यादा होता है मार्केट में तो आरबीआई उस फॉरेक्स को एब्जॉर्ब करता है, इसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहते हैं, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन बढ़े ना। और ये जो बैंक तरह तरह के लोन देता है, हाँ, होम लोन, एजुकेशन लोन, हाँ, ये क्वालिटेटिव मेथड, ये जो नीचे वाला है, तो इस पे भी सेलेक्टिव। आरबीआई उन पे रेगुलेशन थे कि आप Yes. इतने ही interest- कैसे लगाता है? देखो कैसे लगाता है उस पर रेगुलेशन। फर्स्ट सपोज तुमने होम लोन मांगा, सपोज तुम गए होम लोन मांगने, तो आरबीआई रेगुलेशन लगा देगी होम लोन तुमने मांगा 20 करोड़ का, ठीक है, आरबीआई रेगुलेशन लगाएगी 20 करोड़ का लोन चाहिए तो हम तुम्हें अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी होगी पहले, कि अगर तुम्हें इतना लोन चाहिए तो तुम्हें अपनी तरफ से 10 करोड़ दो, तो हम तो 10 करोड़ ही देंगे, समझ आ रही है। तो जब भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, जैसे तुमने लाइक जो बोलते हैं EMI पे खरीदते हैं हम, 0 कॉस्ट 9 कॉस्ट EMI, तो उसमें डाउन पेमेंट सिस्टम होता है, एक डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट, कि इतने तो आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। आरबीआई और क्या करता है? इंस्टॉलमेंट को कम कर देता है। सपोज 6 इंस्टॉलमेंट में ना सही 3 इंस्टॉलमेंट करते तो ज्यादा रुपए देने पड़ेगा, राइट, ऐसे भी कर देता है। इंस्टॉलमेंट बढ़ा देगा तो कम देना पड़ेगा। कंट्रोल आरबीआई करता है। यस, ऑल थिंग इज आरबीआई, ठीक है। ये चीज़ भी कंट्रोल होती है ना कि लोन मतलब जैसे अब लोन दे रहा है तो जो गरीब है वो लोन ले नहीं पाएगा। हाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो वो सब लोन ले रहे हैं, हाँ, आरबीआई ऐसा कुछ करता होगा ना कि मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस, % लोन आप अर्बन एरिया, ये जो बिल्कुल यस, ये भी करता है सेलेक्टिव क्रेडिट सिस्टम। दिस इज देयर, ये सिस्टम यही तो हुआ था। गांव में क्या हुआ? गांव में ब्रांच खोली गई, ठीक है, गांव में बैंक्स ने ब्रांच खोली, लेकिन उन ब्रांच का जो पैसा, किसानों का पैसा क्या करते थे लोग? वो लोग अमीर बंदों को लोन में देते थे। सेम चीज क्या होती थी शहरों में बैंक खुला है, लेकिन लोन फैसिलिटी किसको मिलती है? अमीर लोगों को। आप जाओगे नहीं मिलेगी, अमीर लोग जाएंगे, अंबानी आएगा, हर कोई बैंक उसको लोन देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ भरोसा, काइंड ऑफ दैट थिंग। भरोसा भी होता है और कुछ अपने भी, जैसे प्राइवेट बैंक थे पहले। अब प्राइवेट बैंक क्या करते? प्राइवेट बैंक है वो बेसिकली, प्राइवेट बैंक का क्या मेन है? अपना बिजनेस चलाना। तो बंदे का बैंक जो है वो दूसरा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करवाता था, लोन खुद को ही दे रहे हैं कम रेट पे, ठीक है। तो आरबीआई ने ये लागू कर दिया चीज कि बैंक एक रेट से कम में लोन किसी को देगा नहीं। समझ में आ रही है? जैसे आरबीआई ने रुपया दिया, बैंक से 10 रुपया आ गया, अब बैंक को तो कमाना है, वो लोन देगा, तो लोन जो देगा जिस रेट पे लोगों को, उसे कहते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं? बेस रेट इज रेट एट विच बैंक्स गिव लोन टू द अदर पीपल। समझ आ रही कहानी? तो ये बैंक खुद डिसाइड करता है, आरबीआई का रोल नहीं होता इसमें। लेकिन एक बार रेट डिसाइड हो गया, उससे नीचे वो किसी को लोन देगा नहीं, उससे नीचे वो किसी को लोन देगा नहीं। बड़े एक्सेप्शन होता है, इन सम एक्सेप्शन MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, ऐसे लैंडिंग रेट, ये बेस रेट से थोड़ा कम होता है, बट एक्सेप्शन, ठीक है। ये वाला नहीं, ये दिस इज डिफरेंट, वो MCLR है जो अभी बोल रहा हूँ। जो HDFC है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट उसका होता है। हाँ, ऐसे क्या खुद डिसाइड करते हैं ये लोग। हाँ, ये खुद डिसाइड करते हैं, पर्सनल लोन से उसमें वो खुद डिसाइड करते हैं। यस, बेस रेट खुद डिसाइड करेंगे वो लोग। दे विल डिसाइड देयर ओन बेस रेट, कि जिस पे वो लोगों को लोन देंगे, ठीक है। समझ आ रही है? वो तो फिर अट्रैक्ट करने के लिए ना, यस, बिल्कुल हम कितने में दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये है कहानी सारी की सारी। ये रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट वही भी बताया, रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट वही चीज, डाउन पेमेंट वाली चीज है, ठीक है। वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग, हर एक पोर्टफोलियो पे सीलिंग लगा देगा कि इस पे इतना ही रुपया देना है, इस पे इतना रुपया नहीं देना, ठीक है, इतने ज्यादा दोगे नहीं। वेरिएबल कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो,
कि जिस बंदे की दिखेगी भाई ये बंदा मामला घपला कर रहा है, उसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि इसने तो भाई दूसरे बैंक में भी पंगा किया है, उसको लोन देंगे ही नहीं। डायरेक्ट एक्शन, जैसे आरबीआई ने लिया था एसबीआई के ऊपर, डायरेक्ट एक्शन ले लेगी, सीधा उसके डेटा बुला के। मॉरल सुएशन, उनको कन्विंस करेगी, मीटिंग करेगी, बोलेगी भाई उन लोगों को लोन मत दिया करो जो लोग डिफॉल्टर्स हैं। जैसे आरबीआई जैसे मीटिंग बुलाई थी, नॉर्मल एक इनफॉर्मल मीटिंग टाइप मीटिंग करते हैं, तो उसमें बताते हैं। पब्लिसिटी, बोलेगी अपने डेली, अपने वीकली, मंथली अपने डेटा की आप लिस्ट दोगे अपनी साइट पे, आपके कितना बचा है, कितना रह गया है, किसको लोन दिया है, यू हैव टू पब्लिकली पुट इट ऑन योर वेबसाइट। ये कहानी क्वालिटेटिव मेथड। सेलेक्टिव है ना ये, हर एक बैंक का सेलेक्टिव है, सिंपल सी बात। तो ये कहानी होती है। आ समझ में? ऐसे क्रेडिट कंट्रोल होता है मार्केट में। अभी ये जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है उसकी वजह से इसलिए वो दिक्कत की वो बिल्कुल उसमें दिक्कत क्या है, वो अनरेगुलेटेड है। बट अपने इंडिया ने डिजिटल करेंसी निकाल दी अपनी खुद की, ई रुपी। अब वो आराम से कंट्रोल कर लेंगे, आरबीआई कंट्रोल है वो, इसलिए इजी हो जाती है। और उसमें फिर गवर्नमेंट पे कंट्रोल रहेगा ना। यस यस यस। अगर वो बड़ा इन्फ्लेशन कब आएगा कब जाए पता भी नहीं चलेगा। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए आप कहाँ आते हो? बैंक्स के पास जाते हो। लॉन्ग टर्म लोन इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए आपको, आप कहाँ जाओगे? कैपिटल मार्केट में जाओगे। कैपिटल मार्केट शेयर्स खरीदने बेचने, समझ आ रही है? इतना तो हल्का सा आइडिया होगा, हल्का सा बेसिक, कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, है ना? इतना सुना होगा हल्का सा, इतना ही चाहिए बस, ठीक है? तो लिख लो हल्का सा, बस यही है। अरे लिखो, अच्छा, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटीज समझते हो क्या होती है? सिक्योरिटीज बताया अभी पर्ची टाइप, पर्ची हाँ पर्ची कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो, सिक्योरिटी मार्केट सेटिंग डालो, सिक्योरिटी मार्केट सेटिंग डाली, हेडिंग पक्का? इसमें लिखो सिक्योरिटीज क्या होती है, लिखो सिक्योरिटीज मार्केट्स डील्स विद, सिक्योरिटी मार्केट डील्स विद शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट DBT EBT, अबे डेट से वो ना, डेट इंस्ट्रूमेंट। हाँ हाँ, पिटाई हो जाएगी। शेयर एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, both shares and debt instruments are instruments of fundraising। बताया हुआ ये तो नॉर्मल सी चीज। क्या है ये दोनों? डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सब क्या है, देखो अभी दिखा देते हैं। Look at this। क्या लिखा है? बोथ शेयर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? क्या है? बोथ आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंड रेजिंग। पैसा आता है इससे। एक कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर्स को डिवाइड कर दिया और अपना एक एक शेयर बेच दिया। अब शेयर बेचेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा नहीं आएगा? आपने शेयर खरीदे तो पैसा दोगे ना आप, तो फंड आ रहा है ना कंपनी के पास, पैसा आ रहा है। और ये डेट सिक्योरिटी भी बताया था मैंने, बताया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली चीज, पर्ची बनाई, सिक्योरिटी बनाई, बोला आपको क्या देंगे? डेट देंगे यानी इंटरेस्ट देंगे। बैंक से या कोई भी पीपल एनीबडी, उसने ये चीज खरीदी और इनको क्या दिया? पैसा दिया। अरे समझ में? और इसके बदले इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, है ना? इसने इतना कितना पैसा मांगा था? इसने सपोज 10 लाख करोड़ मांगा था, तो इसने क्यों खरीदी ये पर्ची? क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलेगा उस 10 लाख करोड़ के ऊपर, राइट? सो ये डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, अरे समझ में? बॉन्ड्स बेसिकली ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अरे समझ में? तो ये वाली चीजें हैं कहानी, ठीक है? इन चीजों की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंजेस में, ठीक है? कैसे होती है अभी बताते हैं, देखो भैया। अरे वो बोलो बताओ, पिक्चर थी ना भैया, रेस
रेस वाली। हाँ हाँ घोड़े को उसमें हाँ वो बोलता है मुझे पैसा बॉन्ड्स में चाहिए, तो उसने ऐसे क्यों बोला कि बॉन्ड्स में ही चाहिए, उसने ना ट्रांजेक्शन। ये बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बॉन्ड्स डिबेंचर्स सेम ही है, ठीक है, हल्का हल्का डिफरेंस है बस, ठीक है, बॉन्ड डिबेंचर्स हल्का हल्का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम ही चीज़ है। इसी सीन के लिए मतलब कि वो बाद में बैंक को देगा वही चीज, यस 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 यस, से पैसा issue बैंक से पैसे ठीक है। चुराएगा उसको देके। तो ये कहानी है, समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया। गुड। नीचे वाले में बैठा होता है। जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं, देखो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स इज बेसिकली दिस जो मैंने अभी बताया, ठीक है। मान लो ये गवर्नमेंट ना होके ये कोई कंपनी होती, ये कोई कंपनी होती, है ना, हाँ भैया। इसने यही जो काम किया कि हम तुम आपको ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, बॉन्ड्स दे रहे हैं, है ना, आप हमें पैसा दीजिए, उन्होंने दे दिया। एक सपोज कोई इंसान है बहुत अमीर, उसने पैसा दे दिया। मान लो खुदा ना खास्ता कंपनी डूब गई, इसका तो पैसा गया, है ना, गया नहीं गया, गया तो नहीं गया ना एक तरीके से। हाँ तो बॉन्ड्स थोड़ी सी अनसिक्योर होती हैं, बॉन्ड्स की जगह आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर में सिक्योरिटी होती है, कंपनी डूबेगी भी तो बोला कंपनी की मैं ये मशीन ले जाऊंगा, लेथ मशीन जो भी है, ठीक है। डिबेंचर्स में थोड़ा सा सिक्योरिटी रखते हैं वो लोग, ये वाली चीज़ है दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ फंड रेसिंग। समझ आ रही कहानी क्या है? हूँ तो बोल रही हो, देख रही हो क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, तरीके से वो हो गया जैसे ठीक है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इतना डिफरेंस है बस, पीला। डिबेंचर्स आर मोर सिक्योर, बॉन्ड्स आर लेस सिक्योर। अब आती है कहानी, बताते हैं होता क्या है, सीन क्या, शेयर्स कैसे आते हैं, क्या सिस्टम क्या है। लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस फिगर 6.2, फिगर 6.2, हैव अ लुक। हमारे में तो 8 से अच्छा हाँ वही सेकंड वाली फिगर देखो, इस डायग्राम इसकी, ये तो फर्स्ट फिगर है, Issue इशूज है, इशूज वाला ये दिख रही है, इशूज वाली फिगर देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है इशूज में, पब्लिक इशू, अदर इशू। IPO, FPO, पब्लिक इशू एंड other issue. बताते हैं क्या होता है, देखो इशूज आर ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या नाम है, Public and other issue. पब्लिक इशू एंड अदर्स। ये दो पब्लिक में कौन कौन सा है, initial public offering, आईपीओ, FPO, एफपीओ, private placement. चलो ठीक है इसको भी इसमें डाल लेते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें क्या है, Rights issue राइट्स इशू, स्वेट इक्विटी इशू, और bonus issue. बोनस देंगे, ठीक है। तो सीन क्या होता है, ध्यान से सुनना आप, अब बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में कैसे जा रहे हैं, सब लोग खिलाड़ी बनेंगे. ठीक है। होता क्या है देखो, इशूज आर बेसिकली शेयर्स। देखो कोई कंपनी खड़ी हुई, सपोज इफ देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी है, उसको फंड चाहिए, समझ रही है, उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए। उसने क्या करा, उसने इशूज निकालने शुरू किया, अपने कंपनी को बांटना शुरू किया शेयर्स में, समझ आ रही है कहानी, शेयर्स निकाले अपने। जो फर्स्ट टाइम शेयर निकालते हैं उन्हें प्राइमरी इशूज कहते हैं, फर्स्ट टाइम आर प्राइमरी शेयर्स, ठीक है, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक मार्केट, जहां पे शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है, यहाँ पे शेयर्स पहली बार इशू हो रहे हैं, समझ आ रही है कहानी। तो ये प्राइमरी मार्केट है बेसिकली, दिस इज प्राइमरी मार्केट। क्या सीन है, कंपनी ने शेयर निकाले, जब पहली बार कंपनी शेयर बेचती है कि पब्लिक को, जनता को, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्यों बेचे उसने शेयर, फंड रेजिंग के लिए, फंड रेजिंग के लिए, समझ आ रही है। नेक्स्ट इज, सपोज उसने कुछ शेयर निकाले, उसको भैया पैसे पूरे नहीं पड़े, जब उसने दोबारा से सेम कंपनी के शेयर निकाले, उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, समझ आ रही है। तो ये कहानी सिस्टम है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फर्स्ट टाइम, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग सेकंड टाइम, ठीक है। प्राइमरी शेयर्स, यहाँ पे शेयर इशू हो रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई इनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर्स क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम है।
जो लास्ट वाला है हाँ, वो वैसा है जो फंडिंग लेती कंपनीज, वैसा वैसा। प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट लाइक मैक्सिमम शेयर एक को बेच देते हैं ये लोग। हाँ वही फंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल फंडिंग वाली चीज, ठीक है। सो प्राइवेट प्लेसमेंट में वही सिस्टम है कि ज्यादा शेयर आए और एक कंपनी को बेच दी। देखा नहीं है। म्यूचुअल फंड सुना है? हाँ भैया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ज्यादा है इसमें। यस, क्या होता है देखो क्या सीन है। सही। अब जैसे हम कौन है, हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो आइडिया नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या सीन है, देयर आर सम एजुकेटेड पीपल हु हैव द गुड नॉलेज ऑफ हैविंग शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक उन्होंने कंपनी खड़ी करी और हर एक बंदों को बोला कि आप हमें अपने फंड्स दीजिए और हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। म्यूचुअल फंड बन जाएंगे। म्यूचुअल मतलब बहुत सारे ग्रुप लोगों का छोटा छोटा फंड आपने उनको दिया और वो जो फंड आया उस फंड से वो ये काम भी करते हैं और साथ में सेकेंडरी मार्केट में भी काम करते हैं। इन्होंने या तो शेयर खरीदी हुए पहले टाइम में और दूसरे टाइम में क्या करें, ये लोग शेयर क्या करते हैं आपके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी करते हमें हैं। क्या फायदा हुआ म्यूचुअल फंड से? प्रॉफिट मिलेगा। व्हेन सपोज आपने शेयर खरीदा 20 रुपए का, समझ आ रही है, आपने 20 रुपए दे दिए, शेयर आपके पास है। जब ये ट्रेड करेंगे उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, वो शेयर हो गया 40 रुपए का, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे बेचना है, ठीक है भैया, तो हो गया ना, हाँ मैं समझ गया। काइंड ऑफ दैट थिंग। किसी ब्रोकर को दे रहे हैं मतलब ये है ना। ये तो हो गया सेकंड मार्केट का मामला। सपोज आपने शेयर खरीदा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर्स का आपके पास कुछ पार्ट आएगा कि आप ओनर हो एक तरीके से, कंपनी का शेयर मिल गया आपको, उसका शेयर, समझ रहे हो। अगर आपका 1% हुआ तो कंपनी से 100% का थोड़ा 1% प्रॉफिट आपके पास भी आएगा। शेयर में बस एक दिक्कत होती है, घाटा हुआ तो घाटा भी आपको मिलेगा और फायदा हुआ तो फायदा भी आपको मिलेगा। कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का बताता हूँ क्या सीन है। ये इतना समझ आया ना, हाँ भैया बताएंगे उसको बताएंगे उससे पहले कुछ टर्म समझाते हैं। इसको नहीं मिटा रहे, इसको मिटा रहे, ये समझ आ गया। ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये पेड बाद में लिए, सब्सक्राइब कैपिटल, अंडर राइटर, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्ड कैपिटल। दिख रहे हैं टर्म्स बुक में, है ना। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं एग्जाम में कभी कभी, ओके। तो क्या होता है, सपोज कोई कंपनी, मैंने अभी भी बताया, इफ देयर इज अ न्यू कंपनी, लुक एट दैट, इधर देख लो, घर में ताकि पढ़ लेना उसको। कोई कंपनी है, अब उसने क्या करा, शेयर निकाले अपने पहली बार, समझ आ रही है। कंपनी डिसाइड किया कि हम पहली बार में, मतलब हम जो पहली बार में हम टोटल मिला के इतने ही शेयर निकालेंगे। कितना निकालेंगे? हाफ, 50% निकालेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ टोटल शेयर दे वांट टू सेल, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, समझ आ रही है। ऑथराइज कैपिटल क्या है कि दे आर ऑथराइज टू इशू ओनली दिस मच पार्ट ऑफ शेयर। ऑथराइज इतने के लिए, समझ आ रही है, नहीं इतने पैसे लेने के लिए। इशूड कैपिटल क्या होती है, कभी भी कंपनी एक बार में सारे शेयर नहीं बेचती, ऑथराइज में से थोड़ा सा पार्ट बेचेगी। पहली बार उसने जितने से शेयर इशू करे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, उन्हें इशूड कैपिटल कहते हैं, समझ आ रही है। इशूड कैपिटल, अब इशूड उसने शेयर इशू कर दिए, अब जनता क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, उन शेयर को खरीदती है। जनता ने उस शेयर को खरीदा, अब सपोज उन्होंने करे थे, सपोज उन्होंने 100 शेयर इशू करे थे और जनता आई मात्र 70 ने सब्सक्राइब करा, तो 70 इज बेसिकली सब्सक्राइब्ड। 70% ने क्या हुआ, सब्सक्राइब हुआ, इन्होंने शेयर 70% बचे हुए क्या हुआ, देखो अब क्या सीन है, देखो इशू कर दिए शेयर, अगर सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो शेयर के रेट बढ़ा देते हैं लोग, चालाक होते हैं। और अगर कम होता है तो अंडर सब्सक्राइब हो जाता है कि आपके शेयर अंडर सब्सक्राइब्ड है।
जब अंडर सब्सक्राइब होते हैं तो वो लोग किसी बड़ी कंपनी को अपने सारे शेयर जो बचे होते हैं उसको बेचते हुए अंडर राइटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर राइटर्स आर दोस कंपनीज एंड पीपल हु जस्ट टेक ऑल द अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर्स। अब इन्होंने शेयर दिए, अब इनको पैसा चाहिए तो ये पैसा मांगते हैं। तो ये पैसा मांगा इन्होंने, तो मांगने कितना पैसा मांगा वो कॉल्ड अप कैपिटल है। क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन एक बार में सुन लो, इन्होंने मांगे थे 100 रुपए, इनके पास आए 70 रुपए, 70 लोगों ने रुपए दिए, बाकी वाले बाद में आएंगे। तो पेड अप जो आया मामला, कभी भी ये एक बार में सारा रुपया नहीं मांगते, कुछ पैसा छोड़ देते हैं आगे के लिए, आगे आगे मांगेंगे। तो जो पैसा लोगों के पास छोड़ा हुआ है इन्होंने, उसे रिजर्व्ड कैपिटल कहते हैं। समझ रही कहानी? ये चीज लिख लो, राइट डाउन, लिखो, हेडिंग डालो, इशू प्रोसेस। हेडिंग इज इशू प्रोसेस, उसमें लिखो ऑथराइज कैपिटल। लिखो ऑथराइज, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट it is the maximum amount authorized by memorandum of association of a company that can be raised by the company, of a company that can be raised by a company, कि आप इतने ही अमाउंट में शेयर इशू करोगे, इससे ज़्यादा रुपया हमें चाहिए भी नहीं, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तो इतने ही अमाउंट का जो ऑथराइज कैपिटल का आप उसी के नाप का शेयर इशू करोगे। समझ आ रही है? अगला लो इशूड कैपिटल। द एक्चुअल अमाउंट इशूड बाय द इशूअर इज इशूड कैपिटल। द एक्चुअल अमाउंट issued by the issuer is called the issued capital. Next is subscribed capital. Next is subscribed capital. The actual amount subscribed by the people, public. The actual amounts subscribed by the public is called the subscribed capital. ठीक है? Next is underwriter. Underwriter means financial intermediaries who agreed to purchase the unsubscribed portion of issued capital. That agrees to purchase the unsubscribed portion of the issued capital. समझ आ रही है? Who agrees to purchase the unsubscribed portion of the issued capital. बहुत सस्ते में मिलता है। Yes. Called up capital में लिखो the portion of money demanded यानी called, the portion of money demanded or called by a company from the subscriber, the portion of money demanded or called by a company from the subscriber is known as called up capital. Is known as called up capital. बट जो एक्चुअल अमाउंट पेड होता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं. द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द सब्सक्राइबर, पेड अप कैपिटल की हेडिंग डालो, कैपिटल.
the amount actually paid by the subscriber, the amount actually paid by the subscriber when the money is demanded by the issuer, paid by when paid by the subscriber when the money is demanded by the issuer is known as paid up capital. Last one is reserve capital. Reserve capital में लिखो the small portion of money that is left undemanded or uncalled, that is left undemanded and uncalled are called reserve capital. ये जो लास्ट के 3 पॉइंट थे जो तुमने देखे, जो राइट इशू एंड बोनस इशू एंड स्वेट इक्विटी इशू. राइट इशू इज बेसिकली जब कंपनी दोबारा से शेयर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में शेयर इशू करती है, तो जो पहले वाले जो बंदे शेयर होल्डर होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास पहले भी हैं, तो एज अ मैटर ऑफ राइट यू शुड सेल दी शेयर टू अस अगेन. तो ये राइट इशू हो जाता है. पहले हमसे पूछो. बोनस इशू क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है, बोनस के लिए वो क्या देती है? शेयर ही बेच देती है. बोला बोनस नहीं दे रहे आपको, शेयर दे रहे, शेयर ही दे देती है. स्वेट इक्विटी इशू क्या है? जब डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल नो हाउ, कंपनी उनको रिवॉर्ड के तहत शेयर दे देती है, वो स्वेट इक्विटी इशू होता है. मेहनत का पैसा. समझ आ रही है? तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द इनिशियल मार्केट, इनिशियल इशू मार्केट. समझ आ रही है? न्यू इशू मार्केट ये है जो इशूज हमने करे, दे आर ऑल न्यू इशू मार्केट. समझ आ रही है? अब ओल्ड इशू मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज. अब देखो शेयर आ गए, अब शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे. मतलब ये तो शेयर एक बंदे के पास आ गए, अब उनकी ट्रेडिंग होगी, शेयर के बोली लगेंगी, उसके ऑक्शन होगा, राइट? तो बोली वगैरह का काम होता है स्टॉक मार्केट में. शेयर का बनने के बाद शेयर आता है स्टॉक मार्केट में, उसके शेयर्स की फिर वैल्यू लगती है. समझ आ रही है कहानी? वहां पे वैल्यू लगाई जाती है स्टॉक मार्केट में. शेयर की अदला बदली होती है, उसने खरीदा, उससे आपने ले लिया, आपने उससे ले लिया, ऐसे करके थर्ड पार्टी ऐसे करके. बल्क में एक खरीदो, दो, कुछ भी खरीदो, आपके ऊपर है. मैं एक शेयर भी जाके खरीद सकता हूँ. बिल्कुल, एनीथिंग यू वांट. ऑनलाइन लेना पड़ता है. ठीक है? तो ओल्ड इशू मार्केट इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा लिखते हैं, लिख लो पहले हल्का सा. स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग डालो. It is the oldest stock exchange of Asia. It is the Asia's oldest stock exchange. ठीक है? It is established in 1887. Established in where? 1887, 1887 कांग्रेस बनने के 2 साल बाद. क्या बोला मैंने अभी? Established India's It was known as क्या नाम था जब ये बना था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन. तुमने नाम सुना होगा सेंसेक्स वगैरह, राइट? हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है. ठीक है? सेंसिटिव इंडेक्स यानी सेंसेक्स. ओके, सेंसेक्स बताता है टॉप 30 कंपनीज के शेयर की वैल्यू. कितनी? टॉप 30 अकॉर्डिंग टू बीएसई. इन टॉप 30 कंपनी को क्या बोलते हैं? ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिख लो इसको. सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स. सेंसेक्स स्टैंड फॉर सेंसिटिव इंडेक्स. सेंसिटिव इंडेक्स. इट इज द इंडेक्स ऑफ बीएसई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार. दिस मेजर्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ टॉप 30 कंपनी शेयर्स. दिस मेजर कहते हैं ना वो इस बार अलवर फार्म ऊपर आएगी सबसे. रिमेंबर, दिस मेजर्स द प्राइस मूवमेंट ऑफ टॉप 30 कंपनी शेयर्स. The top 30 companies are called blue chip companies.
ब्लू चिप कंपनीज। नेक्स्ट लिखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लिखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी। फेरवानी वही वाला जिसको जेल हुई थी, जिसको सुसाइड कर लिया था इसने। सुसाइड मतलब मर ही गया था बेचारा अपने आप ही। कौन दिया? हर्षद मेहता में फेरवानी, नेशनल हाउसिंग बैंक का हेड। रिकमेंडेशन ऑफ उनने यस 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 खुद ही खुद को National Stock Exchange was made by Fairwani Committee recommendation. Its index, इसके भी इंडेक्स होंगे। Its index is Nifty and Nifty Junior. Nifty सुनते हो ना? Nifty निफ्टी 50 Nifty stand for National Index for 50. Nifty stands for National Index for 50. टॉप 50 के लिए निफ्टी, अगली टॉप 50 के लिए निफ्टी जूनियर। समझ आ गई? निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल इंडेक्स फॉर 50 फॉर 50 नेशनल टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 और नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज निफ्टी जूनियर। समझ आ गई भाई? आगे नहीं आगे? हाँ भाई, हाँ भैया। वेरी गुड। फॉर नेक्स्ट 1 मिनट 50 अब सुन लो एक चीज, ये स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल, जैसे बैंक्स को तो आरबीआई कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज को यानी कि सेकेंडरी मार्केट्स को, इनको कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। क्या नाम है उसका? सेबी। लिखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, डायग्राम देखो एक चीज, ठीक है भैया। दिख रहा है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इधर आता है लाइक परचेजर, व्हाट इज इट? डिलीवरिंग मेंबर, रिसीविंग मेंबर, डिलीवर रिसीवर, दिख रहा है? और यहाँ पे बीच में क्लियरिंग बैंक्स एंड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ध्यान से देखो क्या होता है। देखो, एक सेंट्रल डिपॉजिटरीज होती हैं, दिख रही है सेंट्रल डिपॉजिटरीज, साइड में लिखा होगा सेंट्रल डिपॉजिटरीज। नहीं भैया क्लियरिंग हाउसेज और डिपॉजिटरी लिखा है इसमें, डिपॉजिटरीज ये डिपॉजिटरी लिखा है उसमें, हाँ ये ऊपर भी ऊपर भी लिखा है और उसमें साइड में भी लिखा है डिपॉजिटरीज। ये वाला था। डिपॉजिटरीज क्या करती हैं? आपने कोई सिक्योरिटी या शेयर खरीदा, सुन रहे हो इधर देखो ध्यान से, आपने सिक्योरिटी, आप उसको लेके तो घूमोगे नहीं, राइट? आप अब फट गया, गिर गया, फिर तो बोले पंगा हो गया। शेयर, कंपनी का शेयर लेके घूमोगे थोड़ी, आपने उस शेयर वगैरह डिपॉजिटरी में जाके उसको डीमेटलाइज फॉर्म में यानी कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, जैसे आपने अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके खाते में आ जाते हैं, राइट? तो आपका नाम नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कि हाँ ये शेयर इस बंदे के नाम पे, और डिपॉजिटरीज रख लेती हैं। अब कभी किसी को शेयर खरीदने का है तो डिपॉजिटरीज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो लोग अपनी सिक्योरिटी ले लेते हैं। ठीक है, अब सपोज मान लो कि इनकी ट्रेडिंग हुई, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ये बंदा है बेचने वाला, डिलीवरिंग मेंबर, ये बंदा है रिसीवर, खरीदने वाला, सिक्योरिटी। अब पैसे का लेन देन सेंट्रल, ये बैंक्स होते हैं कुछ बीच में, बैंक्स, क्लियरिंग हाउसेज और क्लियरिंग बैंक्स, ये अपना क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी इसको दे देता है। सेम चीज ये अपनी क्या करता है, सिक्योरिटी किसको देता है, अपने रुपए किसको देता है, क्लियरिंग बैंक्स को दे देता है। बैंक्स और ये जो बंदे आते हैं NSCCL के पास आते हैं, पैसा इसके पास आता है और पैसा इधर और सिक्योरिटी इधर। तो बेसिकली दिस नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्लियरिंग हाउस जो है, ये सब ये हैंडल करता है मामला सिक्योरिटी एक्सचेंज का। दिख रहा है ना साफ साफ उसमें क्या हो रहा है। ये एक और चीज ध्यान से सुनना, मेरी एक और बात, अब थोड़ा ऊपर ही से इधर उधर की बातें सुन लो। स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां पे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे हर्षद मेहता वाज अ ब्रोकर, ठीक है, उनके सब ब्रोकर होते हैं, जॉबर्स, जो उसमें पहली रोल जॉबर की थी उसकी, राइट? तो जॉबर, सब ब्रोकर, ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं हर एक स्टॉक एक्सचेंज के, वही आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं, राइट? आप अपने ट्रेड्स, अपनी सिक्योरिटी ब्रोकर्स को बेचते हो,
ब्रोकर्स फिर ऊपर नीचे मामला करता है. यू हैव टू रीच अप्रोच ब्रोकर आइदर इन परचेजिंग और सेलिंग द सिक्योरिटी. आ रही है समझ में? आप जाके वहां पे नहीं, ये लो, हाँ ले लो सिक्योरिटी, नो नो नो, ब्रोकर विल दे एंड ब्रोकर विल चार्ज, ब्रोकर इज चार्ज. पैसे से करते हैं हाँ अरे क्या दिखा रहे हो? ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग, समझ रही कहानी? सो ये सिस्टम होता है स्टॉक मार्केट के अंदर. अब कुछ फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स मैंने भी बताया कि क्या है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, प्रोफेशनल पीपल. ये फंड लेते हैं पब्लिक का और क्या करते हैं, लगाते हैं शेयर्स पे. ठीक है, शेयर्स पे क्या करते हैं, ये लोग बड़े चालाक होते हैं. कभी एक कंपनी के शेयर पे शेयर नहीं है, वो पैसा लगाते हैं. ये लोग क्या करते हैं, यूनिट्स बनाते हैं. व्हाट आई कॉल यूनिट्स. उस यूनिट में हर एक कंपनी के शेयर होते हैं, लगभग मोस्ट अच्छी कंपनीज के, समझ आ रही है? और इन सारी यूनिट्स पे मिला के वो रुपया लगाते हैं, ताकि अगर एक पे घाटा होगा तो बाकी पे प्रॉफिट तो ही जाएगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आता है. इसलिए म्यूचुअल फंड्स ठीक रहते हैं. व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. ओके, ऐड में भी करते हैं बिल्कुल, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. सही है लेकिन ठीक है, समझ आ रही है कहानी क्या है? ये कहानी है. तो लिख लो. कुछ होते हैं हेज फंड्स. हेज फंड्स भी म्यूचुअल फंड की तरह है, समझ आ रही है? लेकिन हेज फंड्स क्या होते हैं, ये पब्लिक का रुपया नहीं लेते. ये खुद प्रोफेशनल, अपने इंटेलिजेंट और साथ में बड़े फाइनेंशियल पीपल होते हैं. अपना ही पैसा इकट्ठा करके, दोस्तों 4-5 दोस्त मिल गए, उन्होंने फंड बनाया, उसे हेज फंड्स कह दिया, उन्होंने मिलकर लगा दिया. तो ये खुद का पैसा, कि बड़े फाइनेंशियल बड़े लोग हैं तो आराम से दे कैन इजीली सेटअप एंड जस्ट लाइक पुट द फंड इन स्टॉक मार्केट. लिख लो इसके बारे में हल्का सा. म्यूचुअल फंड लिखो, म्यूचुअल फंड्स. ये हेज फंड के बारे में एक स्टोरी बताऊं? आप लिख बताएंगे, यहाँ पे लिख लो, है ना? फिर उसके बाद बात करते हैं. खत्म हो गया वैसे, उसके बाद बात करते हैं. राइट डाउन म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स. Mutual funds help investors in gaining the profit from the share market. They pool the funds from the people, they collect and pool the funds from the people. They collect and pool the funds from people and invest in the group of shares called unit. They pool and collect the funds from people and invest in group of shares called unit so that risk can be distributed. Yes, समझना है ना? Risk can be distributed. समझ आ रही है? अगला लिखो hedge funds. और यूनिट्स के बारे में so that the risk can be reduced. So that the risk can be distributed or reduced. बिल्कुल एक ही बात. Next is hedge funds. Hedge funds, they are similar to mutual funds, but in hedge funds, there are handful of investors. There are they are handful of investors who pool their income, who pool their funds and themselves invest in stock market they are fund. and themselves invest in stock market. स्टॉक मार्केट में एक टर्म होती है बुल एंड बियर ट्रेडिंग. बुल एंड बियर ट्रेडिंग क्या होती है? देखो नाम से पता लग रहा है. कौन था यार, बुल था बियर था? बुल बोलता है और बियर, ये नाम जाने तो स्टॉक मार्केट की बात हो रही है. मनु माने बुल जो इंसान होता है, जो इंसान बुल होता है स्टॉक मार्केट में, वो क्या करता है, वो खरीदता है शेयर को, दबा के खरीदता है. सारे शेयर आए खरीद ले, क्या सोच के कि आने वाले टाइम में शेयर की क्या होगी. सपोज ने आज 10 रुपए में एक शेयर खरीदा, राइट? सोचे आने वाले टाइम में ये 20 रुपए हो जाएगा तब बेचूंगा. समझ आ रही है? तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज गिविंग द मनी इन द मार्केट. तो मार्केट को चढ़ा रहा है वो, है ना? सारे शेयर खरीद रहा है. मार्केट क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, कि शेयर खरीद रहा है, पैसे दे रहा है. आ रही है समझ में? स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहा है, शेयर्स को कम कर रहा है मार्केट में. हाँ, स्कार्सिटी ऑफ शेयर्स, यस. लेकिन हम इसमें बढ़ाने वाली चीज देखेंगे कि मार्केट में पैसा लगा रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है. समझ आ रही है? तो जो मार्केट को चढ़ा रहा है शेयर खरीद के, क्योंकि बुल क्या करता है, बुल को देखा है जैसे सींग होते हैं, मारता है तो लाइफ को उठाता है.
इसलिए इसको बुल बोलते हैं कि वो उठा रहा है। कभी बुल को देखो हमें सर को सींग उठाता, कभी ऐसे गिराता नहीं, ठीक है, सर से उठाता है, इसलिए इसको बुल बोला गया कि मार्केट को उठाया इसने। तो जो शेयर खरीद रहा है इस सोच में कि आने वाले टाइम में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा तब जाके बेचूंगा, उसे बुल कहेंगे। बेयर क्या होता है, बेयर हमेशा जब भी मारता है वो लाइफ को गिराता है, पंजा मारेगा नीचे गिराएगा। तो यह क्या करता है कि इस सोच में कि आने वाले टाइम में शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी तो बेचना शुरू कर देता है, मार्केट से पैसा निकाल लेता है, समझा रही है, और शेयर से रह जाते हैं, समझा रही है, शेयर को बेच देता है वो, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो किस सोच में कि आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा, और यही सोच होता है आने वाले मार्केट टाइम में मार्केट उठेगा। तो लिख लो बुल एंड बेयर ट्रेडिंग। राकेश झुंझुनवाला भी यस, वो बुल था, मोटू मोटू। इन बुल ट्रेडिंग, in bull trading, buyers buy more shares. In bull trading, buyers buys more shares in the expectation that the securities price will rise in future. In the expectation that the securities price will rise in future, with a plan to sell at that time, with a plan to sell at that time and earn profit, and earn profit। समझ रही कहानी क्या कह रहा हूं? इसमें एग्जाम्पल ले लो, हर्षद मेहता बोलता हो, लिख लो, मूवी देखोगे समझ आ जाएगा कि क्या कह रहे थे भैया। एग्जाम्पल हर्षद मेहता, बियर ठीक है। नेक्स्ट इज बियर ट्रेडिंग। द सेलर्स सेल द सिक्योरिटीज। बियर ट्रेडिंग है द सेलर्स सेल द सिक्योरिटीज with the intention to avoid loss, with the intention to avoid loss in the expectation that क्या expectation है, शेयर गिरेगा। that security price will fall। ठीक है, देखो भाई सिक्योरिटीज यानी कि वही मैंने बताया जो पर्ची होती है सिक्योरिटी शेयर टाइप, राइट। सिक्योरिटीज दो टाइप की होती है, प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा वर्थ इट है, गवर्नमेंट कभी डूबेगी नहीं, कंपनी डूब भी जाएगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मोर सिक्योर होती है। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिल्ट एज सिक्योरिटी भी कहते हैं। क्यों? पुराने जमाने में क्या होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती थी बेसिकली उसे किनारे किनारे ना गोल्ड की बाउंड्री होती थी, देखिए पुराने पन्ने, गोल्ड की बाउंड्री मिलेगी। तो गिल्ट एज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, गिल्ट एज मार्केट। लिख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज नोन एज गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मीन्स, जल्दी लिखो, गिल्ट एज मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज नोन एज गिल्ट एज मार्केट। गिल्ट एज मीन्स of best quality, of best quality, ठीक है। the government securities are more reliable, the government securities are more reliable ठीक है, बस स्टॉप। इसलिए ना गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते। एक चीज है कि आजकल ना ऑनलाइन सिस्टम है, मामला क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला ट्रेडिंग के लिए। तो बोल्ट और नीट लिख लो, कैपिटल्स में BOLT, बोल्ट यानी BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग, BSE, E फॉर एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग। एंड NSE, सॉरी, एंड नीट, NEAT, नीट, नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग।
समझ आ रही है? नीट इज नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. ऑटोमेटिक ट्रेडिंग. हाँ, automated trading. These are online trading platform. These are online trading platform of BSE and NSE respectively. These are online trading platform of BSE and NSE respectively. समझ आ रही कहानी? So this is all about today. How